नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रही हैं वो। दूसरा, वीर सावरकर का लखनऊ से भी संबंध था और गोरखपुर से भी संबंध था। मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वीर सावरकर जी के साथ उनका बहुत अनन्य संबंध था। हिंदू महासभा के मंचों के माध्यम से वीर सावरकर की उन वचनों को मंत्र मान करके हिंदू समाज की एकता को लेकर के आजादी के पूर्व या आजादी के बाद उन सभी आंदोलनों के वे सहभागी थे। तो स्वाभाविक रूप से अपने पूज्य दादा गुरु का भी स्मरण हम लोग इस अवसर पर कर रहे हैं और उन सभी क्रांतिकारियों का जिनका संबंध लखनऊ से था और वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा, विक्रम संपत जी के नाते पूज्य पेजावर स्वामी का भी स्मरण हम लोग कर रहे हैं, जो उनके एक प्रकार के आध्यात्मिक गुरु भी थे और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके आशीर्वाद से, इनके पुरुषार्थ से रॉयल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। वीर सावरकर के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया और ये हर उस क्रांतिकारी के साथ हुआ है, भारत के उस हर महापुरुष के साथ हुआ है जिसने भारत के बारे में एक सोच दी, एक दृष्टि दी। अब इतिहास को उठा करके देखिए, अब इतिहास के पन्नों को कुछ अक्षरों से रंग करके बदसूरत बनाने का पाप कर सकते हैं, लेकिन जो स्मारक हैं, जो भूगोल है, वह चिल्ला चिल्ला करके उन गाथाओं को गाता है। लोग गाथाएं चिल्ला चिल्ला करके उस महापुरुष की गाथाओं को गाती हैं। और मैं आज से 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले मैं इसी बात को लेकर के कि वीर सावरकर को जानना है तो मैं 2 जगह गया था। एक उनके पैतृक गांव नासिक में और दूसरा फिर अंडमान की सेलुलर जेल में भी गया था देखने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, एक जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति भारत में, जो भारत की धरती पे तो काम कर ही रहा था, लेकिन भारत की धरती में जब से बाहर, जब ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए गए तो पूरे यूरोप में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाते हुए वहां के युवाओं को प्रेरित करते हुए देखने को मिलता है। और जब उन्हें वहां पर बंदी बना दिया जाता है, फिर वहां से भारत लाया जाता है, भारत से सेलुलर जेल में रखा जाता है। अब उस क्रांतिकारी के बारे में सोच सकते हैं कि उसी सेलुलर जेल में उनके स्वयं के भाई भी बंद हैं और 10 वर्षों तक दोनों भाई एक दूसरे को नहीं देख पाए। और 10 वर्षों के बाद जब मिलते हैं, वीर सावरकर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर में बेड़ियां लगी हुई थी और अचानक भाई सामने पड़ते हैं, पूछते हैं, अरे भाई आप कैसे यहां? तो उन्होंने कहा, जिस कार्य के लिए आप आए हैं उसी कार्य के लिए मैं भी आया हूं। पूरा परिवार भारत की स्वाधीनता के लिए किस समर्पण भाव के साथ कार्य कर रहा था, लेकिन इतिहासकारों ने उस महान क्रांतिकारी के साथ कभी न्याय नहीं किया। और आज भारत जिस दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सब बातें 100 वर्ष पहले वीर सावरकर ने कही थी।
वीर सावरकर इन सभी बातों का उल्लेख आज से 100 वर्ष पहले अपनी लेखनी के माध्यम से कर चुके हैं। और वीर सावरकर की बात को माना होता, यह देश कभी विभाजित नहीं होता। विघटन की त्रासदी को इस देश को नहीं झेलना पड़ता। यह देश कभी भी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में नहीं आता। जाति, मत, मजहब और क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की दरारें आजादी के बाद जिस तेजी के साथ भारत के अंदर पनपी थी, अगर आजाद भारत ने तत्काल वीर सावरकर को उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के अनुरूप सम्मान देने का प्रयास किया होता, तो संभवतः इस त्रासदी से इस देश को एक लंबे समय तक नहीं जूझना पड़ता। हाँ, तो विवाद में देख रहा था जब विक्रम संपत जी की इस पुस्तक का मैंने अवलोकन किया, मेरे पास ये पुस्तक आई थी और उन्होंने उल्लेख वैसे किया है। मैं भी संसद में था उस समय जब इस देश के एक केंद्रीय मंत्री ने सेलुलर जेल में लगी हुई वीर सावरकर के नाम की पट्टिका को हटा दिया था और उसके बाद विवाद खड़ा हुआ था। और उस समय वीर सावरकर के प्रति किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था। क्या नहीं बोला गया था वीर सावरकर के प्रति। और उसी को ध्यान में रख करके जब विक्रम संपत जी ने इसका लेखन को आगे बढ़ाया, और मैं धन्यवाद दूंगा कि वे बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश और दुनिया में जहां कहीं भी वीर सावरकर के बारे में जो कुछ भी था उसको अपने इन 2 खंडों में प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने में आज सफल हो रहे हैं कि सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। ठीक कहा उन्होंने। या वर्तमान में हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आजादी का 75वां वर्ष देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अवसर उस महान क्रांतिकारी का स्मरण हम लोगों के लिए भारत के उन सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति उस समय का कौन ऐसा क्रांतिकारी है जिसके साथ वीर सावरकर ने संवाद न स्थापित किया हो। श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, मदन लाल दीगना हो, सचिन राज सन्याल हो, यह एक लंबी श्रृंखला है। चापेकर बंधु उससे पहले जिनके फांसी की सजा को लेकर के वे द्रवित हुए थे, उन्होंने कहा था उस समय संकल्प, मुझे लगता मुश्किल से 10 वर्ष की उम्र रही होगी वीर सावरकर की, जब उन्होंने संकल्प लिया था कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को इस भारत की धरती से उखाड़ फेंकेंगे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का काम उन्होंने किया था। और उसके बाद जिस भाव के साथ उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया था, असंभव है एक सामान्य व्यक्ति इतनी बातों को अपने साथ समाहित करके लेके चले। कठिन लगता है। अक्सर होता है जो कवि होता है वो लेखक नहीं हो पाता, जो लेखक होता है वो कवि नहीं बन पाता, जो दार्शनिक होता है वो अच्छा लेखक बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, कवि बनना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और जो अच्छा लेखक हो भी जाता है तो अच्छा वक्ता हो या आवश्यक नहीं है। और अच्छा लेखक है वो क्रांतिकारी भी अच्छा हो जाए, ये तो और भी दुर्लभ है। लेकिन ये सभी गुण वीर सावरकर में थे। वे अच्छे कवि भी थे, अच्छे लेखक भी थे
ठीक कहा विक्रम जी ने कि जब आंदोलन विद्रोह कह करके चाटुकार इतिहासकार उसको धूमिल करने का प्रयास थे, तब अपनी कीर्ति विदेश में बैठ करके, यहां पर नहीं, यूरोप की धरती पर बैठ करके वह क्रांतिकारी लिखता था कि नहीं, भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है, भारत का स्वातंत्र समर है। अब आजादी दूर नहीं है। भाव को समझने का प्रयास तो करें कि किस रूप में वो व्यक्ति। मैं सेलुलर जेल में गया था और केवल ये देखने के लिए कि वास्तव में उस क्रांतिकारी ने कैसे यातनाएं झेली होंगी। जब मैं उनकी एक एक कृति को देखता हूं, सावरकर साहित्य का अवलोकन करता हूं, ब्रिटिशर ने उनको वहां पर कुछ नहीं दिया था, कोई सुविधा नहीं दी थी। क्या करते थे? दीवाल पे नाखून से लिख करके फिर उसको कंठस्थ करते थे। नाखून काम नहीं कर रहा है, टूट जाए, इसके बाद कहीं से कील मंगाते थे, कोई एक ऐसा छोटा सा मंगाते थे जो फिर दीवारों पे जिसको उकेरा जा सके, कोयला मिल जाए, उससे जो चीज मिल जाए उसके माध्यम से फिर एक एक कृति को उन्होंने जन्म दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं व्याकरण के, एक यानी हमें आश्चर्य होता है कि व्याकरण के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदुत्व भी उनमें से एक है। उनसे पूछा गया कि हिंदू कौन है, विवाद होता था, आज भी है, आप देखते होंगे लोग। मुझे याद है आज से कुछ समय पहले तक तो लोग हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। कुछ लोगों ने तो आपने देखा होगा जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में 2004-5 के दौरान तमाम प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की थी, उनके पट्टिका को सेलुलर जेल से हटाने का पाप किया था। आज वे मां भारती की कृपा से उस दुर्गति को प्राप्त हो भी रहे हैं, उस श्राप को झेल रहे हैं। लेकिन उस समय वीर सावरकर तो एक बहाना था, निशाना कहां था? भारत। भारत। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके ठीक 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा था कि राम और कृष्ण काल्पनिक कहीं हुए ही नहीं। यानी ये लोग भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन्होंने राम को पूरी तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि ये तो काल्पनिक पात्र हैं, ये तो केवल भारत के कुछ पोगा पंथियों ने अपनी वृत्ति को संचालित करने के लिए एक पात्र को क्रिएट किया है। कृष्ण के बारे में भी यही बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से वे लोग देश की सत्ता में पहुंच करके भारत का नेतृत्व कर रहे थे। क्या उम्मीद करते हैं आप ऐसे लोगों से? उनको भारत की जितनी क्षति पहुंचानी थी उन्होंने पहुंचाई। और मुझे लगता है कि ये वही जिन्होंने सावरकर के योगदान को अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, स्वार्थों के लिए विस्मृत किया, भुलाया है, अपमानित किया है। ये केवल अपमान क्रांतिकारियों का नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ही नहीं, ये मां भारती का अपमान है। जो मां भारती, जिसको भारत का ऋषि माता भूमि पित्रोहम पृथिव्या की बात कह करके हम सबको उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, उस धरती माता के प्रति यह अपराध इस देश की सत्ता में आने वाले लोगों ने अपने समय में किया था। और ये आजादी के बाद से जो प्रारंभ हुआ वो लगातार
4-5 से फिर चढ़ करके 2013-14 तक किस रूप में देखने को मिला था, उसका विकृत और विभत्स स्वरूप पूरी देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन उस सब के बावजूद वीर सावरकर कि उस विराट व्यक्तित्व को कोई कम नहीं कर सकता। वे महान थे और उनकी महानता शब्दों की मोहताज नहीं बन सकती। अक्सर इस बारे में चर्चा होती है। एक बार डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि आखिर महान कौन। उन्होंने कहा, देखिए, जिस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग स्मरण कर सके और कम से कम 50 वर्षों के बाद जिसको लोग स्मरण कर सकें, वो अपने आप में महान है। और मुझे लगता है कि वीर सावरकर को आज हम सब स्मरण कर रहे हैं। वीर सावरकर को गए हुए 54-55 साल हो गए। मुझे लगता है आज भी हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उन पर लेखन लिख रहे हैं, उन पर शोध ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उन पे नए तरीके से उन अभिलेखागारों में जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों का आधार बनाकर के आज हम लिख रहे हैं। ये वीर सावरकर की इस महानता को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और सचमुच उनकी कृतियों को देखें ना, पढ़िए कभी वीर सावरकर के साहित्य को ही पढ़ लीजिए। वो अलग अलग समय में उनको अलग अलग खंडों में प्रकाशित भी किया गया। सचमुच आपको लगेगा कि वास्तव में यह व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य नहीं है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए व्यक्ति लड़ा है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति जाति भेद का विरोध करता है, छूत और अस्पृश्यता का खुल करके विरोध करता है कि भारत को अगर भारत बने रहना है तो हमें इस जाति भेद की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, छूत और अस्पृश्यता के इस कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन को भी पूरा समर्थन दिया, चाहे वह कालाराम मंदिर में उनके प्रवेश को लेकर के उस समय जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास हुआ था, वीर सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया था। कहा, नहीं, भगवान के मंदिर में जाने से कोई अपवित्र नहीं होता है, बल्कि भगवान अगर सच्चे हैं तो वहां पर जाने वाला हर भक्त समान रूप से उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए। और हर उस कार्यक्रम का उन्होंने समर्थन किया था जो भारत के हित में हो, भारत के नागरिकों के हित में हो, भारत की आम जनमानस के हित में हो। लंबे समय तक हिंदू महासभा के मंच से उन्होंने देश को एक दिशा दी, बृहद समाज को एक दिशा दी। अपने समय के सबसे बड़े हिंदू आइकॉन के रूप में वे जाने जाते थे और उन्होंने उस समय जो दिशा दी और सचमुच आज भी अविस्मरणीय है। आज जब विक्रम संवत जी ने सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज किस पुस्तक को आज यहां पर हिंदी संस्करण उसका यहां पर विमोचन करवाया है, सचमुच मेरे लिए तो बहुत भावनात्मक क्षण है। और भावनात्मक क्षण इसलिए क्योंकि वीर सावरकर का जो दृष्टि थी वह भारत की दृष्टि थी। अतीत के एक लंबे कालखंड में जन्मे हुए एक ऐसे देश की जिसकी संप्रभुता और जिसकी सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो वीर सावरकर कह रहे थे, यही तो वीर सावरकर की दृष्टि थी। अगर विश्व मानवता को सुरक्षित रहना है तो भारत को सुरक्षा की गारंटी चाहिए और भारत को सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं देगा, उसके ही बच्चे देंगे, उसी के संतानें देंगे, कोई बाहरी नहीं देगा, कोई आका। यही सावरकर की दृष्टि है। काश इसको हमने समझने का प्रयास किया होता, ये देश कभी विभाजित नहीं होता।